नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की पाकिस्तान को आतंक से बाहर निकालने की नसीहत। कहा, सुख चैन की रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारतीयों का खून बहाने वालों को उसी भाषा में मिलेगा जवाब। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने दी विकास को नई रफ्तार। दाहोद में 24,000 करोड़ और भुज में 53,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड के नए इकोसिस्टम का कोस्टल रीजन में हो रहा है निर्माण। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत का डिप्लोमेटिक प्रहार जारी। रविशंकर प्रसाद फ्रांस, सुप्रिया सुले कतर, संजय झा दक्षिण कोरिया और शशि थरूर गुयाना के दौरे पर अपने दलों के साथ खोल रहे पाकिस्तान की पोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुख्य प्रबंध निदेशकों के साथ की समीक्षा बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना। कहा, सरकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और डीपीएसयू की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित उच्च रेजोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल लॉन्च। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों के समावेश वाले स्वदेशी मॉडल से अब और सटीक होगी मौसम की भविष्यवाणी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात दौरे पर दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों की कायराना हमले का जवाब तो देना ही था, जिसे भारतीय सेना ने बड़े अनुशासित ढंग और सटीकता से दिया। और इसके बाद जनसभा भुज में की थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि ये भी बता दिया कि अगर भारतीयों का खून बहा तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। 15 दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर देश की सेना को खुली छूट दे दी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला मौका था कि प्रधानमंत्री भुज की धरती पर थे। उन्होंने एक बार फिर दुनिया को संदेश दिया कि अगर भारतीयों का खून बहेगा तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। 6-7 मई को भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों और उनके ठिकानों पर सटीक वार किए, लेकिन पाकिस्तान खुलकर आतंकवादियों के साथ आ खड़ा हुआ और उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सेनाओं ने अपनी दक्षता और क्षमता दिखाते हुए जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में
पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, जबकि पाकिस्तान की सरकार और सेना आतंकवाद को पैसा कमाने का जरिया बना चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में पाकिस्तान के नौजवानों को तय करना होगा कि उनका रास्ता क्या होगा। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री ने दुनिया को आगाह किया कि पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म बना बैठा है और ये दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। भुज से अश्वनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भुज पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत कच्छ वासियों ने अनोखे अंदाज के साथ किया। हाथों में तिरंगा थामे लोग सड़कों के किनारे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए दिखे। रैली स्थल पर भी प्रधानमंत्री का इसी अंदाज में स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ से उनका रिश्ता भावनात्मक है, इसीलिए विकास के लिए वे लगातार प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने कच्छ के लिए 53,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें से प्रमुख रही अक्षय व नवीकरणीय ऊर्जा की ट्रांसमिशन लाइनें, कांडला में ग्रीन हाइड्रोजन का कारखाना, कार्गो हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना, साथ ही सड़क मार्ग के चौड़ीकरण और बुनियादी संरचना से जुड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भुज ने अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से विकास की नई इबारत लिखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ की विकास परियोजनाएं ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार भुज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से जन सैलाब जो है वो उमड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार और भव्य स्वागत यहां पर किया गया। तो तमाम जो परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो यहां से शुरू होती हुई नजर आई हैं और साफ तौर पर एक भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर किया गया है। जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के दौरे पर रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुजरात के दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को उन्होंने समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यहां बने पहले इलेक्ट्रिक इंजन को हरी झंडी भी दिखाई और इस संयंत्र से देश की जरूरतों के लिए इंजन बनेंगे तो दुनिया के कई देशों के लिए इन इंजनों को निर्यात भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री के हाथों भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का ये शुभारंभ बेहद खास है। कनेक्टिविटी बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा इंफ्रा निर्माण की प्रतिबद्धता दिखाता बड़ा कदम। संयंत्र में घरेलू उद्देश्य और निर्यात के लिए 9,000 HP के इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया जाएगा। पीएम ने इसमें बने पहले विद्युत इंजन को हरी झंडी भी दिखाई। इस पहल से रेल माल ढुलाई क्षमता तो बढ़ेगी ही, साथ ही पुनर्योगी ब्रेकिंग सिस्टम कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करेंगे। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। पीएम ने दाहोद में 24,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें रेल परियोजनाओं के साथ साथ गुजरात सरकार की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम ने अपने संबोधन में 2014 की 26 मई का जिक्र किया। इसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पीएम ने बीते 11 वर्ष में देश के अकल्पनीय अभूतपूर्व फैसले लेने का उल्लेख किया। इन वर्षों में देश ने दशकों पुरानी बेड़ियों को तोड़ा है। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे आधुनिकीकरण की दिशा में हो रही प्रगति का जिक्र किया। रेल मंत्री ने पीएम के विजन की सराहना की। जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। विकास परियोजनाओं का उपहार लिए पीएम सोमवार सुबह जैसे ही गुजरात की धरती पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए भारी जनसैलाब उमड़ आया। वडोदरा में हाथों में तिरंगा थामे ये लोग राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर नजर आए। पीएम का अभिनंदन करने पहुंचे लोगों में कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी शामिल रहा। उन्होंने पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा की। पहली बार सामने सामने देखा और उनका जो हमने नमन किया, उन्होंने किया, जो इशारा था सुनाई नहीं दिया लेकिन आंखों में समझ पड़ गया। इट वाज अ फाउंड मोमेंट एंड इट्स ग्रेट प्लेजर कि पीएम को हमने आमने सामने। इतना ही नहीं, पीएम का अभिनंदन करने वालों में बड़ी संख्या में अफ्रीकी छात्र भी शामिल रहे। उन्होंने आतंक के खिलाफ भारत के एक्शन की जमकर सराहना की। Here we are as Baru students from different countries. We stand with India and we are here to show that we stand against terrorism. So that's why you see so many people from other countries are here, so that those other countries are also standing with India and fighting against terrorism. वडोदरा से लेकर दाहोद तक पीएम का अभिनंदन यादगार रहा। भारत माता की जय से गूंजते आसमान और तिरंगे झंडों के सागर के बीच लोगों में पीएम के लिए बेपनाह प्रेम साफ दिखाई दिया। उर्मिलेश और मेघना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज।
और वहीं गुजरात के दाहोद में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री ने विशाल जनसमूह को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए देश की बहादुर सेनाओं को नमन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंक के अड्डों पर हमला करके उन्हें मिट्टी में मिला दिया। पीएम ने कहा कि बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान का एकमात्र लक्ष्य भारत से नफरत और दुश्मनी है, लेकिन भारत का लक्ष्य खुद को मजबूत और विकसित बनाना है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने एक आधुनिक इंजन कारखाने का उद्घाटन किया। इसमें 9000 हाउस पावर के इंजन बनेंगे और इसका डिजाइन भी एक मॉडर्न डिजाइन है। उन्होंने कहा कि दाहोद में इंजन बनाने का इतिहास रहा है। अभी 5 लोको बन चुके हैं। 3 साल में एक्सपोर्ट का लोको भी तैयार होगा। दाहोद में एक आधुनिक इंजन कारखाने का उद्घाटन किया। इसमें 9000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स यानी इंजन बनेंगे और ये लोकोमोटिव का डिज़ाइन भी एक बहुत ही मॉडर्न डिज़ाइन है। इसमें 200 के आसपास सेंसर होते हैं लोको के अंदर, जिससे कि लोको की हेल्थ कंप्लीट ऑनलाइन चेक होती है और 1.5 लाख किलोमीटर तक लोको का कोई फेलियर नहीं हो। इस डिज़ाइन के ये बने वर्ल्ड के आज की तारीख में सबसे मॉडर्न इंजन्स में से है। दाहोद में इतिहास रहा है लोकोमोटिव बनाने का। स्टीम का जब लोको का समय था तब वहाँ पर बड़ी अच्छे मात्रा में प्रोडक्शन होती थी। अभी 5 लोको ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पर। शुरुआत में 10 दिन में 1 लोको बनेगा और प्रोडक्शन स्टेबलाइज होने के बाद में 2 दिन में 1 लोको यहाँ से निकलेगा। और वहीं गुजरात यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में रोड शो किया। अहमदाबाद में लोगों ने जबरदस्त तरीके से अभिनंदन किया।
दुनिया भर में पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों तमाम देशों के दौरे पर है। बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत में है, तो संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस बीच रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के दौरे पर है, तो श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में डेलीगेशन कांगो में है। कनिमोझी के नेतृत्व में स्लोवेनिया के दौरे पर है, तो सुप्रिया सुले के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर पहुंचा हुआ है। सभी मित्र देशों में भारत को समर्थन मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारतीय डेलीगेशन की ओर से लगातार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोली जा रही है। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की इस मुहिम के तहत भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शरीदा अब्दुल्ला साद अल मौशारजी से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का संदेश बेहद मजबूती से दिया। इसी क्रम में जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दक्षिण कोरिया के दौरे पर है। इस डेलीगेशन ने सियोल स्थित नेशनल असेंबली में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। इस बीच सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष युन हो जुंग से मुलाकात की। युन हो जुंग ने आतंकवाद के विरुद्ध कोरिया की मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य स्वीकार्य नहीं है और इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी है, जिसमें उसको सभी देशों का सहयोग चाहिए। The 7 delegation sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd, when 26 innocent tourists were gunned down. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. सियोल दौरे में थिंक टैंक के साथ बैठक में दल के सदस्य और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि सीमा पार के लोगों को जम्मू और कश्मीर की शांति, समृद्धि और विकास अच्छा नहीं लग रहा है। How Pakistan has been harboring, shielding and sheltering terrorists in their own land. Right from the time both India and Pakistan has gained independence at an interval of a day. At the same time, precisely. And if you look at the trajectory of Indian economy and Pakistan's economy, there's a hell and heaven difference. Jammu and Kashmir had come to the path of peace, prosperity and growth, and there was optimism in Jammu and Kashmir. And I guess that this sounded unpleasant to people across the border who felt that they would lose a fertile ground for their future activities, and therefore Russians were trying to strike. दशकों से आतंक की पनागाह बने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये डिप्लोमेटिक वार परत दर परत पाकिस्तान की असलियत से पर्दा उठाकर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को घेरने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय प्रतिनिधिमंडल जिस भी मित्र देश का दौरा कर रहे हैं, उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को दुनिया समझ रही है, तो पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को संरक्षण देता है, उसके सबूत भी भारत दुनिया के सामने रख रहा है। पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने लजुब्लजाना में नेशनल असेंबली की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष प्रेड्रैग बाकोविच और भारत स्लोवेनिया संसदीय मैत्री समूह के मिरोस्लाव ग्रेगोरी के साथ बैठक की और आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को लेकर भारत ने उसकी पोल खोली। भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समन्वयक वोज्को वोल्क के साथ बैठक की।
इस बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में कतर दौरे पर संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। कतर ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि पूरी ताकत से वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। एक परमाणु संतुलन है दक्षिण एशिया में, अगर कोई समझे कि उसका फायदा उठाकर भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रोत्साहित किया जाएगा तो ये नहीं चलने वाला है। ये भारत के ऊपर पाकिस्तान से पिछले 4-5 दशकों से जो लगातार हो रहा है, इस विषय पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ संदेश को गुयाना सरकार के आगे शशि थरूर वाले डेलीगेशन ने मजबूती से रखा। गुयाना की गवर्नमेंट, खास करके उनके उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट एक बात कहा है कि आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो जंग है, जो लड़ाई है, उसके लिए वे पूरी तरह से तन मन धन से भारत के साथ हैं। वहीं गुयाना की ओर से आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया गया। मुलाकात के बाद गुयाना के प्रधानमंत्री रिटायर्ड ब्रिगेडियर मार्क एंथनी फिलिप्स ने कहा, गुयाना आतंकवाद के किसी भी कृत्य की निंदा करता है। We, quite rightly, like any other nation in the world, right, believes in observance of the rule of law, and we will continue to condemn any act of terrorism anywhere in the world. The terrorists must not get through. भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में फ्रांस दौरे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय राजदूत संजीव सिंगला के साथ भारतीय दूतावास में बैठक की। ये प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने साफ किया कि आज दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि दुनिया के हर आतंकवाद में पाकिस्तान शामिल है। दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी डेजिग्नेटेड वो पाकिस्तान में है, और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विदेश मंत्री थेरेसा काइकवाम्बा वैगनर के साथ बैठक की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया। इस बीच विदेश मंत्री थेरेसा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन दोहराया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ दुनिया के देश एकजुटता में खड़े हैं और भारतीय डेलीगेशन वैश्विक मंच पर जीरो टॉलरेंस का भारत का संदेश देकर ये साफ कर देना चाहते हैं कि भारत अब किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में सोमवार को विदेश मामलों पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। इस बैठक में विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी ने आतंकवाद के खिलाफ सशक्त और एकजुट संदेश भेजने के महत्व पर जोर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 27 से 29 मई 2025 तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर रहेंगे और इस दौरान वे अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद की आगे की खड़ी है। उस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने मिलकर भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी, जो 21वीं सदी में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना के न्यूज़लेटर बातचीत में पहलगाम हमले और उसके बाद की प्रतिक्रिया में भारत की ओर से उठाए गए कदमों का सिलसिलेवार तरीके से चित्रों के माध्यम से उसे दर्शाया गया है। 18 पेज के इस न्यूज़लेटर में दूसरे पृष्ठ पर 22 अप्रैल की वो दर्दनाक तस्वीरें दिखाई गई हैं जब आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था।
इसमें तीसरे पृष्ठ पर सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया की तस्वीरें दर्शाई गई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का देश को भरोसा दिलाया था। इसमें वो तस्वीर भी शामिल है जिसमें प्रधानमंत्री ने CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट दी थी। पेज 4 से 5 पर 7 मई की वो तस्वीरें दर्शाई गई हैं जिसमें भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में 9 आतंकी लॉन्च पैड्स पर सटीक हमला किया और उन्हें तबाह कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के विभिन्न देशों से मिले समर्थन की तस्वीरें पेज 7 पर और हमले के पीड़ितों व आम भारतीयों की प्रतिक्रिया से जुड़ी तस्वीरें पेज 8 पर दर्शाई गई हैं। पेज 9 पर ऑपरेशन सिंदूर की मीडिया कवरेज से जुड़ी तस्वीरें दर्शाई गई हैं। वहीं ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करती तस्वीरें पेज 10 पर छपी हैं और इसी प्रकार सेना के इस न्यूज़लेटर के अन्य पृष्ठों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया और भारत की जवाबी कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें दर्शाई गई हैं। ऑपरेशन में शामिल सेना के जाबाज अधिकारियों और जवानों की तस्वीरों को भी न्यूज़लेटर में पूरे सम्मान के साथ जगह दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में CMT के साथ एक बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की 8 रक्षा कंपनियों DPSU के प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा तैयारियों को प्रदर्शित करने वाले उत्पादों के विकास के लिए DPSU सहित रक्षा क्षेत्र के उद्योग की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के साथ नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर उत्पादन बढ़ाने के लिए DPSU को प्रोत्साहित किया। और उधर महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित विशाल जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए पूरी दुनिया, न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने। और मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे निर्दोष नागरिकों पर अगर कोई हमला करता है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में CRPF के एक कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मोती राम जाट जासूसी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल था और 2023 से पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित वर्गीकृत जानकारी साझा कर रहा था। एजेंसी ने आगे पाया कि वो विभिन्न माध्यमों से PIO से धन प्राप्त कर रहा था। NIA ने मोती राम को दिल्ली से पकड़ा था और इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 6 जून तक एजेंसी की हिरासत में उसे भेज दिया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के चलते नक्सलवाद खात्मे की ओर है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार की पुनर्वास नीति के चलते बीते कुछ वर्षों में कई बड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर चलाए जा रहे ऑपरेशन के बारे में नागपुर के पुलिस महानिरीक्षक संदीप पाटिल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति की वजह से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलवाद कम हो रहा है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए नागपुर के महानिरीक्षक संदीप पाटिल सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नक्सलवाद कम हो रहा है गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली पुलिस ने लास्ट 4-5 साल में और स्पेसिफिक लास्ट 2-2.5 साल में जो एक एग्रेसिव ऑपरेशन स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन करके जो भी नॉर्थ में कुछ बचे कुछ हमारे दलम्स थे या फॉर्मेशंस थे और
साउथ में भी जो एक्टिव फॉर्मेशंस थे उनको कंटिन्यूसली हमने हिट किया है और करीब 100 to 120 माओइस्ट को न्यूट्रलाइज करने में लास्ट 3-4 साल में हमें 4 साल में कामयाबी हासिल हुई है। काफ़ी सारे दलम मतलब जो फॉर्मेशंस के कमांडर है, भामरागढ़ दलम कमांडर होगा, DVCM, ऐसे सीनियर कैडर्स ने भी सरेंडर करने के बाद अभी लोकल लीडरशिप हमारे गढ़चिली में बची नहीं है जो इस मूवमेंट को पुनर्जीवित कर सके। जो नक्सली हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं बड़ी संख्या में, और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। हमारी जो आज की परिस्थिति है तो हमें पूरा विश्वास है कि हम मार्च 2026 तक यह माओवाद हमारे गढ़चिली का ख़त्म कर देंगे। स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत सरेंडर कैडर्स का अच्छा रिहेबिलिटेशन हो रहा है। गढ़चिली में टाउन में हमने एक नवजीवन नगर बोल के एक कॉलोनी सरेंडर्ड माओस के लिए सेटल किया है, जहाँ पे उनको घर प्रॉपर मिला है और उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। जैसे अभी हमारे यहाँ जो लॉयड मेटल एनर्जी जो माइनिंग कंपनी है, उन्होंने करीब 60 माओइस्ट को प्रॉपर अच्छा जॉब उस कंपनी में दिया हुआ है। तो पूरी तरह से मतलब ये लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ जाए, ये पूरा कोशिश गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है उस हिसाब से चल रहा है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर सुरक्षावार लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। अपने कैमरा से होगी सौरभ शुक्ला के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज, नागपुर, महाराष्ट्र। और वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 25 की थीम लॉन्च की। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म थीम का उद्देश्य घरेलू उद्योग और वैश्विक निवेशकों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिससे वे देख सकें कि भारत ने पिछले एक दशक में कितनी क्षमताएं हासिल की हैं। इस अवसर पर सिंधिया ने संचार मित्र योजना भी लॉन्च की और वर्ष 2024 के लिए दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार भी प्रदान किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत की नज़र 6G स्पेक्ट्रम के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर है। The protocols for 6G are what is under discussion today at the ITU level. That will take its time. At the World Radio Communications Conference in 2027, those protocols will be finalized. It is our hope that when those protocols are finalized, which will include the number of patents that are filed, 10% of those patents will accrue to India. We are already among the top 6 countries in the world that are filing for patents for 6G. And India will play a very seminal role in the definition of those protocols. और वहीं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराम ने जनजातीय गौरव वर्ष के तहत इससे जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PM जनमन योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए अनेक गांवों में आवास और बिजली जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। भारत सरकार का जो प्रोग्राम है वो PM जनमन है। ये पार्टिकुलरली PVTG, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, जो जिनका संख्या है 75, और इसके लिए 15,336 करोड़ रुपया का खर्च किया गया है, जा रहा है, 3 साल में होगा। और इसमें आपका जो टोटल 18 स्टेट एवं आपका 75 PVTG का इसमें काम होगा। बेनिफिशियरी अराउंड 4.35 लाख हैं। इसमें हाउसिंग होगा, इलेक्ट्रिक होगा, कंप्लीट सैचुरेशन उस गांव में जो जो आवश्यक है PVTG गांव में इसको कंप्लीट किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जोएल ओराम ने बताया है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत 63,000 से अधिक गांवों में जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ होगा। हमारा धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष योजना, इसमें आपका हमारा टोटल जो 17 मिनिस्ट्री इसमें कन्वर्ट करेंगे। 25 टारगेट इंटरवेंशन इसमें है। 79,156 करोड़ का इसमें खर्च होगा।
63,000 गांव इसमें कवर होगा। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये गहरा विडंबनापूर्ण है कि एक ही परिवार के प्रभुत्व वाली पार्टी अब लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बातें कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ गंभीर सवालों पर स्पष्टीकरण भी मांगा। प्रहलाद जोशी ने 4 प्रमुख सवाल किए हैं, जिनमें पहला, ये वही कांग्रेस है जिसने अनुच्छेद 356 का 100 से अधिक बार दुरुपयोग कर देश भर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को गिराया। प्रहलाद जोशी ने दूसरा सवाल करते हुए लिखा, 1975 में इन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया गया और नागरिकों की स्वतंत्रता छीन ली गई। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस से तीसरा सवाल करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने जो गैग ऑर्डर, मीडिया पर प्रतिबंध जारी किया है, वो आपातकाल की रणनीति की भयावह याद दिलाता है। इसके अलावा उन्होंने चौथे सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पार्टी उन पत्रकारों और न्यूज़ एंकर्स को निशाना बना रही है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जो पार्टी की आलोचना करते हैं। देश भर में आज आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी विकसित उच्च रेजोल्यूशन ग्लोबल फॉरकास्ट मॉडल को लॉन्च किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भारत फॉरकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया। भारत फॉरकास्ट सिस्टम मूलतः एक न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीकों का समावेश किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित किए गए भारत फॉरकास्ट सिस्टम का रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर होगा, जो पहले इस्तेमाल हो रहे 12 किलोमीटर के ग्लोबल फॉरकास्ट सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। और इसका मतलब यह है कि अब मौसम की भविष्यवाणी ज़्यादा सटीक और स्थानीय स्तर पर होगी। इस एडवांस मौसम फॉरकास्ट तकनीक के जरिए अब भारत वैश्विक मौसम पूर्वानुमान अनुसंधान में अग्रणी देशों में शुमार हो गया है। अब हमारा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता जा रहा है। हमारे कुछ एक शहर है जहां हमारा मॉनसून फोरकास्ट का सिस्टम बहुत ही उम्दा बन चुका है, जैसे मुंबई में, चेन्नई में। हमारी जो परख है, हमारा जो लिटमस टेस्ट है, वो है कि नागरिक को किस हद तक हमारे ऊपर विश्वास है। क्यों हमने वो भी ज़माना देखा कि रेडियो में जब मौसम का हाल बोला जाता था तो लोग उसका व्यंग करते थे, उसका मजाक करते थे। वो कहते थे अगर ये कह रहे हैं कि बारिश होगी तो मान लीजिए कि धूप होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि मुंबई जैसे शहर में बरसात के दिनों में छतरी ले जाने से पहले आम नागरिक अपनी मोबाइल पर ऐप पर देखता है कि कितने घंटे बारिश रहेगी, कब रुकेगी। ये हमारी परख है, यही हमारा मापदंड है और उसी पर हम पूरा उतर करके सन 2047 के भारत को निर्माण करने में अपना योगदान है। और वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुरूप भारत दुनिया के अच्छे गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालयों को देश में आमंत्रित कर रहा है। भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 500 विश्वविद्यालयों में शुमार उन विश्वविद्यालयों को अनुमति दे रहा है जो भारत आना चाहते हैं और यहाँ पाठ्यक्रम खोलना चाहते हैं, और इससे भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन को आगे बढ़ाते हुए भारत प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी अपेक्षा है, भारत में वैश्विक नागरिक तैयार हो, भारत में ग्लोबल सिटीजन तैयार हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व की जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, गुणात्मक यूनिवर्सिटी है, उनको भारत में आमंत्रित कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस में परिवर्तन करके विश्व की 500 रैंक की जो यूनिवर्सिटी है उनको भारत जो आना चाहेंगे, हमारी स्टेम एजुकेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग यहाँ कोर्स खोलना चाहेंगे उनको हम अनुमति देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम का उद्घाटन किया और इस दौरान उपराष्ट्रपति ने किसानों को हर प्रकार की सहायता सीधा किसान के खाते में देने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि किसान की आमदनी में उत्थान आएगा जब हर सहायता किसान को सीधी मिलेगी। उन्होंने साथ ही कहा कि किसान को हर तरीके से सरकार मदद कर रही है।
किसान के साथ संवाद हो रहा है। देश में 730 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अनेक संस्थाएं हैं, वो सब सजग हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की, पीएम किसान निधि। अब तक 3,46,00,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसानों के खाते में आ गए हैं। हर साल 3 बार ये रकम आती है। और वहीं उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सिंदूर उजाड़े उन्हें धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहलगाम का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया, उसका लोहा दुनिया ने माना है। विश्व के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि देश का प्रधानमंत्री बिहार से विश्व को एक संदेश देता है, जिन्होंने सिंदूर मिटाया है उनको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसकर भावलपुर, मुरीद के जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर क्या सटीक बमबारी हुई, नष्ट कर दिया। और वहीं भारत दौरे पर आए मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भारत सरकार और जनता के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति के खिलाफ भारत की लड़ाई को मालदीव का पूरा समर्थन दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री डॉक्टर खलील 25 से 27 मई 2025 तक भारत यात्रा पर हैं। 26 मई को उन्होंने भारत मालदीव द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी पर आधारित इंडिया मालदीव्स विजन डॉक्यूमेंट की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित द्वितीय भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक में मालदीव का नेतृत्व किया। इस बैठक में राजनीतिक संवाद को सघन करने, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विकास, साझेदारी, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और जनता से जनता के बीच संपर्क को बढ़ाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त विजन के क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर खलील ने भारत सरकार द्वारा मालदीव को समय पर दी गई आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए भी आभार जताया और कहा कि इस सहायता से मालदीव वासियों के दैनिक जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा है। यात्रा के दौरान डॉक्टर खलील ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की, जिसमें दोनों देशों ने साझा हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। और दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद यानी CAC की 38वीं बैठक आयोजित की गई। जून 2021 के बाद ये CAC की पहली बैठक है जिसकी अध्यक्षता कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप का भविष्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अवसर के संगम पर आधारित है, जो युवाओं को एक गतिशील और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करेगा। जो केंद्रीय हमारा एक समिति है अप्रेंटिसशिप कानून के लिए, उसकी बैठक थी। उसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के विभाग के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिस्ट, काफ़ी स्टेक होल्डर्स आए और कई घंटे बैठक चली है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। पूर्व की जो बैठक थी 2021 में जो संपन्न हुई, उसमें जो एजेंडा पारित हुआ, जो डायरेक्शंस दिए गए, उस पर किस प्रकार से मंत्रालय ने काम किया है, क्या परिवर्तन हमने किए हैं, क्या सुधार किए हैं, उसकी समीक्षा की गई और आगे के भी जो सुधार जो प्रस्तावित थे वो उनको अनुमोदन किया गया। मुख्य तौर पे जो स्टाइपेंड मिलता है, जो DBT के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के खाते में दिया जाता है, NAPS स्कीम में और NAT स्कीम में बढ़ाया गया है। NAPS में उसे 30% से ज़्यादा उसको बढ़ाया गया है और इसका सीधा लाभ मिलेगा लाभार्थी हमारे नौजवानों को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की सब इंस्पेक्टर गीता समोता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF कर्मी बन गई हैं। गीता समोता 19 मई 2025 को 8,849 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर पर पहुंची।
और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं और CISF के लिए एक मील का पत्थर है। गीता समोता की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई उनके 7 शिखर के सपने की परिणति थी, जिसे उन्होंने 2019 में शुरू किया था। 2021 और 2022 के बीच उन्होंने इस चुनौती के हिस्से के रूप में 4 प्रमुख चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे तेज भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। गीता समोता की इस महान उपलब्धि पर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसलों की उड़ान हमारी परी हमारे सामने है, CISF को रिप्रेजेंट करती हैं। कितना बड़ा टास्क था और जिसको आपने क्लाइंब किया, और कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है कि पहली महिला आप बनी है CISF की वहाँ तक पहुँचने वाली। जी, थैंक यू सो मच। ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव का पल है कि CISF के इतिहास में पहली बार CISF का ध्वज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो लोग सिर्फ सोचते ही हैं, वहाँ पे गया है। तो बहुत ही गौरव का पल है ये हमारे लिए। पहले अगर कुछ नाम जोड़ा जाए जो आप कह रही हैं, बिछेंद्री पाल से ले करके और तमाम महिलाएं उसमें आई और उस फहरिस्त में आपका भी नाम है। आगे की जो उड़ान होगी उसको कैसे देखेंगे? आगे के लिए जो टास्क होंगे उनको कैसे पूरा करेंगे? पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे। मुझे लगता है बिछेंद्री पाल मैडम के टाइम पे उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि आज तो हमारे पास इक्विपमेंट्स भी बहुत ही एडवांस है, सारा कुछ है, लेकिन उनके टाइम पे तो बहुत टफ रहा होगा। और आगे की उड़ान के बारे में है कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मौका मिलेगा, जो टास्क दिया जाएगा, वो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पूरे डेडिकेशन के साथ मैं करूं। आपकी सक्सेस के बाद एक पूरी यूनिट यहाँ पर इन्फॉर्म हो रही है और बनाई जा रही है। शायद उन लोगों के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। आपके ही सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में वो लोग आगे जाएंगे। 2026 में CISF अपना एक पूरा टीम एवरेस्ट भेजने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत ही गौरव का पल होगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि 2026 में हम फिर से CISF का झंडा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे लहराएंगे। और उसके लिए हमें जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग होगी वो सारा, हम अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, पूरा साल भर का टाइम है, तो हम लोग पूरे अच्छे से करेंगे। आपने एक नई यहाँ पर एक मिसाल पेश की है कि अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना बिल्कुल आसान हो गया। जैसा आपने कहा कि कितनी बड़ी चोटी है, अगर आपके पहले से बेटर हो गया, क्योंकि पहले तो बिना इक्विपमेंट्स के, और इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा लाइक एडवांस नहीं होते थे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और CISF में तो लड़कियाँ पहले ही बहुत आगे है। CISF में हमारी एक अलग से यूनिट है जो कि अभी फॉर्म की जा रही है सिर्फ वुमेन के लिए, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है CISF में। कैमरामैन आलोक के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और वहीं गीता की सफलता कई लोगों को प्रेरित करती है और उनकी कहानी दृढ़ संकल्प और सपनों को साकार करने की मिसाल है। CISF के महानिदेशक ने गीता की ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका और बहुत गर्व की बात है CISF के लिए, देश के लिए, और जो CISF के लिए खास करके CISF महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे उपाय कर रही है और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और जहाँ तक इनका अचीवमेंट है, जैसा आपको बताया गया है कि फर्स्ट महिला ऑफिसर हैं CAPF में जिन्होंने ये फीट को अचीव किया है। और 2015 से ये एफर्ट कर रही थी, कई ट्रेनिंग की, हाई लेवल की ट्रेनिंग की, हाई ऑल्टीट्यूड की ट्रेनिंग की, और 2022 में भी उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन वेदर ख़राब होने के कारण नहीं अचीव कर पाए, और लेकिन अपनी मेहनत उन्होंने जारी रखी। इसका नतीजा आपने देखा कि 19 मई की सवेरे 2025 को इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया था, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भारतीय तट रक्षक बल यानी कि ICG ने लाइबेरियाई कंटेनर पोत MV MSC ELSA 3 के डूबने के बाद बचाव और प्रतिक्रिया अभियान शुरू किया है। रविवार को केरल के अल्लापुझा के पास एक लाइब्रेरियाई कंटेनर पोत MSC ELSA 3 डूब गया। पोत के डूबने के कुछ ही घंटों के भीतर ICG निगरानी विमान ने साइट पर तेल के रिसाव का पता लगाया। वहीं प्रदूषण प्रतिक्रिया विन्यास में पहले से ही तैनात ICG जहाज सक्षम को तुरंत तैनात किया गया। एक ICG जॉन डियर विमान ने हवाई आकलन किया और प्रभावित क्षेत्र में तेल रिसाव फैलाने वाले पदार्थ को फैलाया। सुरक्षित
सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करने के लिए सभी गुजरने वाले जहाज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया। नाविकों को तैरते हुए मलबे और संभावित नेविगेशन खतरों के कारण सावधानी से नेविगेट करने की चेतावनी दी गई। मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कोची ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के तहत पोत मालिकों मेजर्स एमएससी को प्रदूषण दायित्व चेतावनी जारी की। एमएससी ने कंटेनर रिकवरी, तेल हटाने और पर्यावरण सफाई के लिए टीएनटी सॉल्वेज को नियुक्त किया। आईसीजी ने केरल राज्य प्रशासन को तटरेखा की सफाई के लिए तैयार रहने और स्थानीय समुदायों को सचेत करने की सलाह दी है कि वे तट पर आने वाले किसी भी माल या मलबे को न छुएं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।